नमस्कार साथियों। आज इस योग्य एम्पावरमेंट सोसाइटी के फेसबुक पेज से अ, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज का जो दिन है वो पूरी दुनिया में बाल श्रम निषेध, बाल श्रम के विरोध के लिए याद किया जाता है, मनाया जाता है और इस दिन रस्मी तौर पर अनेकों कस्में खाई जाती हैं, अनेकों वायदे किए जाते हैं कि हम इस दुनिया से बाल श्रम का खात्मा करेंगे। भारत की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो ये अनेक वर्षों से हम लोग ये सब करते आए हैं, अनेक वर्षों से प्रयास भी लोगों ने किए हैं। लेकिन आज के दिन ये तय करने का, सोचने का और खुद के अंदर विजिट करने का ये वक्त है कि क्या कमियाँ रही हैं, जो बाल श्रम की समस्या दिनों दिन विकराल रूप से बढ़ती गई, डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। उसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे भारत सरकार है, चाहे राज्य सरकारें हों। लेकिन देश की आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं, इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए, इतने सारे कानून बनाने के बावजूद कमी कहाँ पे है, ये हमको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। साथियों, हमने खास तौर पे जब बच्चों के अधिकारों के लिए काम इस देश में हुआ है, तो पिछले 70-75 सालों में हमने बहुत से यूरोपियन मॉडल्स को एज इट इज़ हमारे अडॉप्ट किया। हमको लगता है कि यहीं कहीं हमारी खामी रही है। हम भारत में बाल श्रम की जहाँ तक बात करते हैं, तो जिसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं और जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं बाल श्रम पर निर्भर करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ जहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जाके जुड़ जाता है, वहाँ बाल श्रम के होने की संभावनाएं सदैव होती हैं और इसको समझना बड़ा आसान है। मैं आज आपको कुछ उदाहरण देके ये बताना चाहूँगा। भारत में जब कोई वस्तु को एक्सपोर्ट करना होता है, तब विदेशों के जो नियम हमको मानने पड़ते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज खास तौर पे हैं, बड़ी सख्ती है और सप्लाई चेन की क्लियरेंस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। परंतु भारत के डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग जब चीज़ों को आयात करते हैं, तब उन वस्तुओं को डिस्पोज करने में या उनकी मेंटेनेंस की भी एक चेन होनी चाहिए, उस पर हम ध्यान नहीं देते। ये जो लोग कानून को समझते हैं या जो लोग सोशल सेक्टर में काम करते हैं, बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। जैसे ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में लॉकडाउन के पहले से, कोरोना महामारी के पहले से हम लोग ये सुनते आए थे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर तो दम तोड़ रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत परेशान है, और ये एक परसेप्शन पूरे देश में बनाने की कतिपय लोगों द्वारा प्रयास किए जाते रहे। अब मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी ही अलग अप्रोच के साथ ये बात करना चाहूँगा आप लोगों के बीच में कि हम लोग जब हम लोग ये बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर कि वो दम तोड़ रहा है, और ये तो लॉकडाउन के पहले की बात है। लॉकडाउन के बाद तो अभी और वो हाहाकार मचाने वाला है सेक्टर। लेकिन इसको जब ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव्स में आप कंपेयर करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि भारत का जो वाहन बनाने वाला क्षेत्र है, चाहे टू व्हीलर्स हो चाहे फोर व्हीलर्स हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को वाहन की मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित कर लिया। ये एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। वाहन निर्माता अगर केवल वाहन बनाएगा बेचेगा, तो एक दिन तो सेचुरेशन आ ही जाएगा। उसने कभी भी उसकी मेंटेनेंस चेन, सर्विसिंग चेन, डिस्पोजल चेन ना बनाने का काम किया, ना उसे स्ट्रेंथन करने का काम किया। विदेशों को जहां हम देखते हैं, तो हर वाहन की एक उम्र होती है। उस उम्र के बाद उस वाहन का डिसमेंटल करना, डिस्पोजल करना मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत में ये नहीं हुआ, और इसका सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है, वो देश के बच्चों को झेलना पड़ा। आप ये समझिए कि देश में जितना भी स्क्रैप का मार्केट है, वहाँ पे लाखों की तादाद में बच्चे काम कर रहे हैं। ये स्क्रैप का मार्केट तभी होता है जब गाड़ियों को अनऑर्गेनाइज्ड वे में डिसमेंटल किया जाता है, जब वाहनों को अनऑर्गेनाइज्ड वे में डिसमेंटल किया जाता है। दूसरा कारण, जो बड़े बड़े उद्योगपति आज देश में इस बात का दम भरते हैं कि हम केवल रोजगार देते हैं और हम बाल श्रम उनके कारण नहीं पैदा होता, मैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, और आप सबका भी,
हमारा स्कूटर मोटरसाइकिल का जब ब्रेक वायर टूटता है तो 5 और 10 रुपए में बाजार में मिल जाता है, और बाजार में मिलने के साथ ही एक रोड साइड बैठा हुआ मैकेनिक जो चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय करता है वो उसे उसमें फिक्स कर देता है। बस यही चाइल्ड लेबर का शुरुआत है। अब इसमें जो प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल है वो वायलेट करता है मैन्युफैक्चरर। वो ऐसे करता है कि ये जो गाड़ी वाहन सुधारने वाला सड़क किनारे बैठा हुआ है, यही आदमी उसके सर्विस स्टेशन में नौकरी पाता, और ये अकाउंटेबिलिटी होती मैन्युफैक्चरर की, जो उसकी सर्विस चेन बनाता, जो उसकी मेंटेनेंस चेन बनाता कि इस व्यक्ति का परिवार चले, ये जॉब पाए और ये काम करे। और फिर वहां पे चाइल्ड लेबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता क्योंकि फिर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो जाता। दूसरी चीज, ये जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं देश में, वो लेबर लॉज की में खुद की लाइबिलिटीज से बचने के लिए बहुत बड़ी तादाद में वेंडर्स से मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं और फिर असेंबलिंग का काम खुद की बड़ी यूनिट में करते हैं। ये देश भर में होता है। जब वेंडर किसी ऑटो पार्ट्स को बनाता है, मान लीजिए उसने 100 ब्रेक शू बनाई और उनमें से 80 तो क्वालिटी चेक में फिट हो गए, 20 जो अनफिट हुए उनको डिसमेंटल करने का, उनको वापस गलाने का कोई भी स्थायी मैकेनिज्म ये लोग नहीं चलाते। और होता यह है कि जब आप कोई भी चीज खरीदने बाजार में जाते हैं स्पेयर पार्ट्स वाले के पास, तो ये मैं अपने और सभी लोगों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, एक ही कंपनी का एक ही प्रोडक्ट दो अलग अलग क्वालिटी का मिलता है। जब हम बैरिंग की बात करें, हम ब्रेक शूज की बात करें, हम किसी भी ऑटो पार्ट की बात करें, हमको एक ही कंपनी का एक ही प्रोडक्ट अलग अलग 3-4 तरीके की क्वालिटी का मिलता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप बढ़ावा देकर वहां पे चाइल्ड लेबर को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये सब ग्रे मार्केट की तरफ आप ले जाते हैं। जब ये पार्ट बाजार में मिलेगा तब बाजार में वो मैकेनिक बेचारा काम करेगा जिसको की अधिकार है अपने हुनर के आधार पर एक बेहतर रोजगार पाने का। तो यहाँ पे ये बड़े बड़े जो वाहन निर्माता हैं वो छोटे छोटे पैसे बचाने के लिए ना केवल बच्चे को चाइल्ड लेबर में धकेल रहे हैं, अपितु एक सक्षम हुनरदार व्यक्ति को रोजगार के अवसर से वंचित कर रहे हैं और देश की प्रगति में बाधक बन रहे हैं। देश के सभी लोगों को प्रगति के पथ पे समान अधिकार मिले, इसमें ये लोग बाधा बन रहे हैं। ये सोचने समझने, और आज चूंकि हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, और जब सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करने की, तब बहुत जरूरी हो जाता है कि सप्लाई चेन के साथ साथ डिस्पोजल चेन और मेंटेनेंस चेन को ना केवल स्ट्रेंथन किया जाए बल्कि क्लीन किया जाए, अनपॉल्यूटेड किया जाए। ये इसी सब काम को करने के लिए बिल्कुल सही वक्त है। एक और इंडस्ट्री का मैं आप लोगों को यहाँ उदाहरण देना चाहूंगा। मैं आपसे लैपटॉप के माध्यम से आज इस लाइव में जुड़ा हुआ हूँ, फेसबुक लाइव में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पास एक मोबाइल फोन भी है। जब भारत में मेरा ये लैपटॉप खराब होगा या मेरा मोबाइल फोन खराब होगा, तब मैं इसका क्या करूंगा? अगर मैं यूरोप में हूं तो मैं इसको एक डस्टबिन में डालूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डाला जाता है। भारत में वी डोंट हैव सच फैसिलिटीज। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर की। भारत में मैन्युफैक्चरर अपनी इस जिम्मेदारी से बचते हैं, और हमारी मानसिकता क्या है? 60,000 का फोन मैं क्या मालूम किस लालच में 2,000 रुपए में बेच देता हूँ। मुझे मालूम है फोन खराब हो चुका, ये किसी के काम का नहीं है। जब तक मैं अपने अंदर से 2,000 रुपए में या 1,500 रुपए में, जब ये डब्बा हो जाएगा, ये कचड़ा हो जाएगा, ये ई वेस्ट हो जाएगा, इसको बेचने का लालच छोड़ूंगा, उस दिन मैं बाल श्रम को खत्म करूंगा। जानिए कैसे? हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में जैसे ही मैं इसको ग्रे मार्केट में बेचता हूं तो ये करोल बाग के किसी बाजार में, गफ्फार मार्केट के किसी बाजार में जाएगा, और उसके बाद वहां पे से उनके काम के जितने पुर्जे होंगे वो खोलेंगे और उसके बाद इसको भेजेंगे वो सीलमपुर। सीलमपुर में इसका मदरबोर्ड और दूसरे इक्विपमेंट्स अलग होंगे, और इसका प्लास्टिक चला जाएगा बवाना। और उसके बाद कुछ अलग अलग जगह की फाउंड्रीज है, उसमें से निश्चित रूप से कुछ मुरादाबाद के हिस्सों में भी ये काम होगा। और इस मोबाइल फोन में से या इस लैपटॉप में से क्रोमियम और गोल्ड जैसी धातु निकाली जाएगी, और ये सब काम में बच्चों का बेतरह इन्वॉल्वमेंट कराया जाएगा।
तो ऐसे बाल श्रम की चेन बनती है जब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर, इतनी बड़ी कंपनीज, अब मोबाइल फोन या लैपटॉप्स तो कोई छोटी कंपनीज बनाती नहीं है, पूरी दुनिया में आप लोगों का प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी, आप लोग सीएसआर खर्च करते हैं, आपके बड़े बड़े नाम हैं, आप मानवता के बड़े पैरोकार हैं, केवल डिस्पोजल चेन ना बना के आप बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं। अगर यही काम ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा तो न केवल पर्यावरण सुरक्षा की चिंता होगी, अपितु बाल श्रम से भी हम इस सेक्टर को बचा सकते हैं। तो ये दो उदाहरण मैंने आपको दिए कि किस तरीके से हम बाल श्रम में लगे हुए बच्चों को बचाने के लिए ऐसे लोगों का बहिष्कार कर सकते हैं, ऐसी प्रोसेसेस का बहिष्कार कर सकते हैं। और दूसरी बात, बाल श्रम अपराध है। जब कोई बोलता है कि बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है, बाल श्रम तो गरीबी से जन्म लेता है, तो हम कहीं ना कहीं एक अपराध को ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, हम एक अपराध का महिमा मंडन कर रहे होते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक जगह बोल रहा था, मैं यहाँ एक बात फिर उस बात को रिपीट करता हूँ। हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में यदि किसी बच्चे को बाल श्रम से सही समय पर मुक्त करा लिया जाता है तो उसके उदाहरण कैसे होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। आर्य चाणक्य एक दासों के, एक गुलामों के बाजार से चंद्रगुप्त को मुक्त करा के लाए थे। अगर आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मुक्त कराकर अच्छी शिक्षा देकर ये तय किया कि चंद्रगुप्त इस भारतवर्ष के सम्राट बनेंगे और बने, तो रिहेबिलिटेशन का सारा काम शिक्षा पर आधारित है। और ये हमारी परंपरा के उदाहरण है कि बाल श्रम के भंवर में धकेले जाते बच्चे को आज से 2500 साल पहले रेस्क्यू करके जब अच्छे अवसर शिक्षा के मिले तो वही बालक देश का चक्रवर्ती सम्राट बना। तो हमको ये सब चीजें देखनी होंगी और बच्चों की एजुकेशन इंश्योर करने की तरफ बढ़ना होगा। तो इस प्रकार बाल श्रम हमारा नैतिक अपराध है, कानूनी रूप से अपराध है। बाल श्रम कराने वाले व्यक्ति को जब तक सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार नहीं झेलना पड़ेगा वो सुधरने वाला नहीं। इसके साथ साथ बड़ी शर्मनाक परिस्थिति राज्यों में बाल श्रम निरोधक कानून के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है। भारत सरकार ने इतने सक्षम कानून संसद में प्रस्तुत करके बनवाए हैं कि अगर उनका ठीक ठीक पालन हो जाए तो हम काफी हद तक समस्या से जीत सकते हैं। देखिए, बाल श्रम संज्ञेय अपराध है। किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत भी बच्चों के साथ घटित होने वाले अपराध संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है। जो लोग एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं वो समझते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि पहले पुलिस एफआईआर लिखेगी और फिर जांच करेगी। लेकिन लेकिन केवल 450 के आसपास एफआईआर देश भर में बाल श्रम निरोधक अधिनियम में दर्ज हुई है 2018 में। तो ये शर्मनाक परिस्थितियां हैं कि हम सब लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन उन बातों के आधार पे यदि हम पुलिस को रिपोर्ट करें, चाइल्ड लाइन को रिपोर्ट करें, 1098 को दबाएं और बताएं कि भाई इस तरीके की चाइल्ड लेबर की हमने स्थिति देखी और आपको इसमें मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, बच्चे को रेस्क्यू करना चाहिए, रिहेबिलिटेट करना चाहिए, तो यही केवल एक लड़ने का रास्ता है। आप अपराधी से अपराधी की तरह का व्यवहार करें। बाल श्रम जो है तो केवल वेबिनार से या सेमिनार से या वर्कशॉप से या बड़े बड़े कार्यक्रम करने से या कस्में खाने से या वायदे करने से या एक दिन को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाने से खत्म नहीं होगा। बाल श्रम कानून का सख्ती से पालन कराने से खत्म होगा। और सख्ती से पालन का मतलब केवल इतना है कि जहां बाल श्रम होता देखें पुलिस को रिपोर्ट करें। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, अगर चाइल्ड लाइन के वॉलंटियर आपकी बात को सुन के प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, उनकी मदद की आवश्यकता अगर आपको लगती है, आप राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को, राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग को तत्काल रिपोर्ट कर सकते हैं। आप ये जो आयोग बनाए गए हैं उनका काम ही ये है कि देश में बच्चों से जुड़े हुए कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो या रहा है या नहीं हो रहा, उसकी मॉनिटरिंग करें, उससे जुड़े हुए ग्रीवियंस है इसका रिड्रेसल करें। और मेरा ये मानना है कि कम से कम इस फेसबुक लाइव के साथ अभी तो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आज वो ये संकल्प लेते हैं कि कम से कम एक बच्चे को हर महीने रेस्क्यू कराने के लिए रिपोर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से हम देश को बदलने की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम 2020 में
और इस साल में हम कोविड जैसी महामारी का सामना बड़ी सक्षमता से कर रहे हैं। अब ये हमारे लिए महामारी एक अवसर के रूप में बदल सकती है, अगर इस संस्था जैसी जुड़े संस्थाओं से जुड़े हुए युवा ये ठान लें कि हमको बच्चों को बाल श्रम होते हुए देखना बर्दाश्त नहीं करना है, करने नहीं देना है, रोकना है, टोकना है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने तक रुकना नहीं है। जितनी ज़्यादा मुकदमे दर्ज होंगे उतने ज़्यादा बच्चों को मुआवजा मिलेगा, उतने ज़्यादा बच्चे रिहेबिलिटेट हो पाएंगे। तो समझने समझाने का दौर भी एक एक चीज़ है और मैं मानता हूँ कि बहुत हद तक उसका उसका प्रभावी ढंग से रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है कि हम समझाएंगे और बोलेंगे कि भाई आप बच्चों से काम मत करवाओ। अरे जब अपराध है और कोई बच्चों से काम करवा रहा है तो उसको जेल भिजवाइए, उसके ऊपर मुकदमा बनवाइए। यही अप्रोच हमको रखने की आवश्यकता है। और कोरोना महामारी के दौरान जब लॉकडाउन हुआ जान बचाने के लिए, तब ये अवसर एक हम सभी के लिए बना है कि प्रोसेसेस, सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बंद हुई। और जब बंद हुई तो उससे जुड़ा हुआ अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बंद हुआ, मार्केट बंद हुए, बाजार बंद हुए, दुकानें बंद हुई। बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेंट लेबर्स अपने घर पहुंचे। आप लोग जहाँ जहाँ हैं और इन बातों को सुन रहे हैं, कृपया करके जो भी लोग आपके गांव में, शहर में, अड़ोस में, पड़ोस में, मोहल्ले में वापस आए हैं, उन बच्चों का एडमिशन नज़दीकी सरकारी स्कूल में कराना इंश्योर करें। प्राइवेट स्कूल में करा सकते हो वहाँ कराएं, सरकारी स्कूल में करा सकते हैं वहाँ कराएं, लेकिन बच्चे को स्कूल पहुँचाएं, स्कूल में उसका एनरोलमेंट कराएं। और स्कूल में एनरोलमेंट ही वो तरीका, अभी स्कूल्स बंद है लेकिन नाम लिखवा दीजिए जिससे कि मिड डे मील की योजना का लाभ उस बच्चे को मिलने लगे, तत्काल मिलने लगे। और अगर ऐसी कहीं परिस्थिति अराइज होती है कि आप बच्चे का नाम लिखवाते हैं, मिड डे मील का लाभ नहीं मिलता है, या 6 साल से छोटा बच्चा है उसका नाम आंगनबाड़ी में लिखवाते हैं, लाभ नहीं मिलता है, उसको उसका मिड डे मील नहीं मिलता है, तो आप सक्षम राज्य बाल आयोग को, राष्ट्रीय बाल आयोग को कहीं भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्लीज, अगर आप लोग सच्चे मायनों में समाज के माध्यम से देश को बदलने का काम करना चाहते हैं, एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी की एक बात को ध्यान करिए। प्रधानमंत्री जी बच्चों को लेके कितने गंभीर हैं और कितनी गंभीरता से वो एक बात कहते हैं। आज हम 2020 में, 2047 में भारत अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। उस वक्त मैं आपसे बैठकर ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। हम जिन बच्चों की बात कर रहे हैं वो बच्चे होंगे जो इन भूमिकाओं में होंगे जिन भूमिकाओं में आज हम लोग काम कर रहे हैं। इस देश को आगे ले जाने वाले काम वो नौनिहाल करेंगे जिनकी भविष्य की आज हम चिंता कर रहे हैं। और उनको अच्छा जीवन देना कल के लिए ये हमारा आज का काम है। इसलिए नए भारत का निर्माण तो तभी होगा जब इन बच्चों का भविष्य, इन बच्चों के अधिकार, इन बच्चों का विकास सब हम लोग सुरक्षित कर पाएंगे। आप सभी लोगों से अंत में भी केवल बस एक ही आग्रह है कि रिपोर्ट्स दर्ज कराइए, प्लीज एफआईआर कराइए, प्लीज किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति को समाज में बचने मत दीजिए जो बाल श्रम कराता हो या बाल श्रम को बढ़ावा देता हो। और मैं सवालों के लिए जरूर आप लोगों से आज क्षमा इसलिए चाहूंगा क्योंकि मेरा एक 5 बजे से फिर एक वेबिनार है और जैसा यहाँ जुड़ने में मेरे को आज विलम्ब हो गया, तो ऐसा दूसरी जगह विलम्ब ना हो, इसलिए मैं आप सभी से इस अपेक्षा के साथ क्षमा चाहूँगा कि यहाँ जो आज हम लोगों के बीच बातचीत हुई जिसमें मैंने ही आपको सारी बात बताई है, उनमें से कुछ आप लोग अपने साथ रखेंगे और कम से कम एक बच्चे का तो जीवन बचाने का काम आप लोग करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, संस्था का बहुत बहुत आभार और मेरी शुभकामनाएं योग्य एम्पावरिंग सोसाइटी के साथ है। आप लोग एक बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए निश्चित रूप से मेहनत से काम करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।